Good afternoon. We are discussing the development of the gastrointestinal tract. That is what you are studying in theory also. Gross anatomy में भी तुम लोग gut पढ़ रहे हो. उसी gut tube का जो development है that we are discussing in the embryology part. So on the last turn हमने क्या discuss करा था? Derivatives of foregut. कितना पार्ट है फोरगट? ये स्लाइड लगी हुई है जिन लोगों ने पिछले टर्न पे अटेंड नहीं करा था कि पूरी गट ट्यूब जो ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन से या बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन से कहां तक एक्सटेंड कर रही है, क्लोएकल मेम्ब्रेन तक. दैट गट ट्यूब कैन बी डिवाइडेड इन फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द गट आर फ्रॉम दीज 3 different parts. So from कौन बताएगा? ये जो येलो पोर्शन है फोरगट है, ये कहाँ तक है? बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होके ये कहाँ तक है? ये it is till the second part of the duodenum, till where the bile duct and the pancreatic duct is opening. So what are the हाँ तुम खड़े हो जाओ. हाँ तुमको बोल रही हूँ. हाँ stand up. What are the derivatives of foregut? बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन से सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम तक गिना दो. जीआईटी में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं? बस फोरगट की बात कर रहे हैं. तो फोरगट कहाँ तक है? डिओडेनम के सेकेंड पार्ट तक है. तो यानी डिओडेनम का लेस देन हाफ या अबाउट हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द डिओडेनम इज डिराइव्ड फ्रॉम द foregut and rest of the duodenum is derived from midgut. तुम्हारे पास वाला. हाँ तुम खड़े हो जाओ, तुम बैठ जाओ. हाँ midgut से क्या क्या डिराइव होएगा जो हम आज पढ़ेंगे? duodenum, jejunum, ileum, that means half of the duodenum, क्योंकि बाकी का duodenum किससे डिराइव से? jejunum, definitely it will be derived from the midgut. एंड दी इलियम पोर्शन. इलियम के बाद और क्या? इलियम कहाँ अटैच हो रहा है? इलियोसीकल में इट इज कनेक्टेड विद दी सीकम. देन सीकम इज कनेक्टेड टू असेंडिंग कोलोन और इट इज कंटिन्यूअस विद दी असेंडिंग कोलोन. देन ट्रांसवर्स कोलोन. सो इज होल ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन डिराइव फ्रॉम द मिडगट? पूरा ब्लू है क्या ये? नहीं. तो ट्रांसवर्स कोलोन का कितना पार्ट मिडगट से डिराइव्ड होगा? ओनली द प्रॉक्सिमल 2/3 पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन विल बी डिराइव्ड फ्रॉम मिडगट, एंड देन द हाइंडगट विल गिव राइज टू द डिस्टल 1/3 एंड द distal 1/3 of transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum, upper part of the anal canal. So this way this whole GIT tube, which is a continuous tube, will be giving rise to the different viscera associated with the GIT, and also the accessory organs like liver, pancreas, spleen, they are also derived from this gut tube only. यहीं से कुछ बर्ड राइज होंगे विच आर गिविंग राइज. तो अभी जो पहले बात करेंगे 2 एक्सेसरी ऑर्गन्स की, दे आर दी पैनक्रियाज एंड दी स्प्लीन, एंड देन वी विल बी कमिंग टू दी मिडगट. अब पैनक्रियाज जो है वो तुम थ्योरी में पढ़ चुके हो. कहाँ पे अराइज हो रहा है पेनक्रियाटिक बर्ड? हमने लास्ट टर्न पे डिस्कस करा था कि लिवर के लिए हिपैटिक बर्ड है, सिमिलरली गॉल ब्लैडर के लिए एक सिस्टिक बर्ड है. देन देयर आर 2 बर्ड्स फॉर दी पैनक्रियाज ऑल्सो. सो फ्रॉम वेयर दीज पैनक्रियाटिक बर्ड्स आर अराइजिंग? वो पूरा गट ट्यूब दिख रहा है ये कंटिन्यूअस. अब इसमें किसी एक जगह से अराइज हो रहे होंगे पैनक्रियाटिक बर्ड. कहाँ से अराइज हो रहे हैं? From the second part of the duodenum at the opening of the bile duct. That means they are arising at the junction of foregut and midgut. That rest of the things, that means hepatic bud and cystic bud, they are also arising at the junction of foregut and midgut.
दो बर्ड्स होते हैं पेनक्रियाज के लिए. दिस इज द ग्रॉस पिक्चर और द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द पैनक्रियाज. सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द डिओडेनम. दिस इज द पैनक्रियाज. व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ पैनक्रियाज? व्हाट आर, ये पैनक्रियाज दिख रहे हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं पैनक्रियाज के ग्रॉसली जो बनाने हैं? हाँ बोलो. हाँ, स्टैंड अप एंड आंसर. हाँ, head, neck, body and tail, and there is an uncinate process also from the head. So head, uncinate process, neck, body. This is head, neck उतना clear नहीं है पर constriction है यहाँ पे. Then the body of the pancreas and the tail of the pancreas. Sit down. And then there are two pancreatic ducts. There is a main pancreatic duct and then there is one accessory pancreatic duct. Where the main pancreatic duct is opening and where the accessory pancreatic duct is opening, इनमें से main कौन सी है और accessory कौन सी है? अच्छा, labeled ही है. तो ये ऊपर दिख रहा है तुमको accessory pancreatic duct और जो नीचे दिख रहा है that is the main pancreatic duct. कहाँ open हो रही है accessory pancreatic duct? Second part of duodenum में proximal to the main pancreatic duct, that means at the minor duodenal papilla accessory pancreatic duct is opening and at the major duodenal papilla the main pancreatic duct is opening. This is the gross anatomy and these structures have to be formed by the two pancreatic buds. They are the ventral pancreatic bud and the dorsal pancreatic bud. So if in one word somebody asks you from where does the pancreas develop, so it develops from the dorsal and ventral pancreatic buds. कहाँ arise हो रहे हैं ये buds? These buds are arising at the junction of foregut and midgut. So these are the two buds. यहाँ पे देख लो, ये जो blue colored का छोटा वाला bud है, this is the ventral pancreatic bud and this larger bud which is shown in the red color is the dorsal pancreatic bud. This is duodenum. ये yellow colored में duodenum है. green color में जो बने हुए हैं they are the hepatic bud and the cystic bud. So these buds, ultimately the ventral and the dorsal pancreatic buds, they will be fusing and forming the pancreas. अब इनमें से छोटा कौन सा दिख रहा है? Ventral या dorsal? Which is the smaller one? Ventral bud. And which is the larger one? Dorsal bud. Ventral bud is of course situated ventrally and dorsal bud is situated dorsally. So if I come to the explanation, so dorsal and ventral one is smaller and it grows with the hepatic bud. Dorsal one is larger and it is slightly higher in origin. So where are the pancreas located? They are located dorsally. So that means ventral bud has to move dorsally to combine with the dorsal bud. So that means ventral bud with the rotation of the duodenum. Duodenum is rotating. वो पहले straight था, फिर C shaped हो गया. Stomach के rotation के साथ में उसका भी rotation हो रहा है. तो rotation के साथ में क्या होगा? Ventral bud will go dorsally and then there will occur fusion of the two buds to give rise to the pancreas. Then some portion of the pancreas will be derived from the ventral bud and the other portion will be derived from the dorsal bud. अब कितना portion किससे derived हो रहा है वो हम देखेंगे. Again a picture. So this is the hepatic bud, this is cystic bud, ventral bud and dorsal bud. And then in the next picture you can see ventral bud, ये जो dark grey color में show हुआ है, it is going behind and then it is fusing with the dorsal bud and this way whole of the pancreas is formed. Now can you tell me by looking at this picture how much portion is derived from ventral bud and how much is derived from the dorsal bud? कहाँ दिख रहा है यहाँ ventral bud? Uncinate process के पास में. तो uncinate process and the lower part of the head of the pancreas along with the main pancreatic duct, they are derived from the ventral bud and rest of the pancreas, that means upper part of the head, the body, tail and the accessory pancreatic duct, they are derived from the dorsal bud.
So if you want to copy it down कि किससे क्या derive हो रहा है, so derivatives of the dorsal pancreatic bud are upper part of head and neck, body and tail. That means most of कौन सा bud बड़ा है, dorsal वाला बड़ा है. तो ज्यादातर जो पोर्शन है पैनक्रियास का वो किससे डिराइव हो रहा है, डॉर्सल पेनक्रियाटिक बड से. क्या डिराइव नहीं हो रहा डॉर्सल पेनक्रियाटिक बड से, लोअर पार्ट ऑफ द हेड इंक्लूडिंग द अनसिनेट प्रोसेस एंड द मेन पेनक्रियाटिक डक्ट. बस यहाँ पे तुम्हें ये याद रखना है, डॉर्सल बड भले ही बड़ा है लेकिन मेन पेनक्रियाटिक डक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ventral bud and the accessory duct is derived from the dorsal bud. So these three things, and this thing you have to remember if you want to note it down. So this is the crux of the development of the pancreas. It is derived from ventral and dorsal bud, and the different components, they are derived like this. Again just look at this picture, तुमको और clear हो जाएगा. This is stomach, then duodenum. डिओडेनम में यहाँ पे हिपैटिक सिस्टिक बड बने, यहाँ पे वेंट्रल बड, डॉर्सल बड बना, डिओडेनम का रोटेशन हुआ, देन दी वेंट्रल बड हैज गॉन बिहाइंड एंड इट हैज फ्यूज्ड विद द डॉर्सल बड. बोथ आर कंबाइनिंग, बोथ हैव गॉट अ डक्ट आल्सो एंड देयर डक्ट्स विल बी ओपनिंग इन दी सेकेंड पार्ट ऑफ द डिओडेनम. अब जो सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम है जहाँ पे मेजर डिओडेनल पेपिला है, वहां पे कौन सी डक्ट ओपन होती है? At major duodenal papilla, which ducts are opening? That means two ducts will be opening. कौन सी? Common bile duct and the main pancreatic duct. जो minor duodenal papilla है या proximal है, वहां पे open होता है एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट. यहाँ पे दो डक्ट्स दिख रही हैं, ये लिवर से आ रही है, गॉल ब्लैडर से कंबाइन होके कॉमन बाइल डक्ट एंड देन दी पेनक्रियाटिक डक्ट, दे विल बी ओपनिंग एट द एम्पुला ऑफ वेटर inside the second part of duodenum, and accessory duct will open proximal to it. So this is the development of the pancreas. Pancreas, you know, it is an exocrine gland as well as an endocrine gland. तो अभी जो हम pancreatic duct की बात कर रहे हैं, so that is the exocrine portion which is secreting the pancreatic juices and all enzymes. Then endocrine portion of the pancreas is in the form of islet of Langerhans. So islet of Langerhans consisting of alpha cells, beta cells. You know that insulin is secreted by the beta cells. So when does insulin secretion start? It starts during the 5th month of intrauterine life. This line is very important clinically. Why it is important कि fetus में कब शुरू हो गया है इंसुलिन का सिक्रीशन? 5th month ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ. तो अगर किसी विमेन को जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप हो जाता है, बिकॉज प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस, तो डायबिटीज कैन डेवलप, उसके पहले नहीं है लेकिन तभी डेवलप हो गया, या पहले से ही कोई डायबिटिक मदर है, तो उस मदर में क्या होगा? देयर विल बी हाइपरग्लाइसीमिया. तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए मोर इंसुलिन विल बी सीक्रेटेड बाय द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ फीटस, and it is started at the 5th month of intrauterine life. That means hypertrophy of the or enlargement of the size of islet of Langerhans occurs in that. और इससे होगा क्या? That baby will become enlarged in size. तो क्या हो जाएगा? Macrosomia. So macrosomia is common in diabetic mothers. It is a common, the mothers who are having gestational diabetes or diabetes from before pregnancy, they usually give rise to large babies. So macrosomia is common. Then these 3 points are the clinical considerations associated with the development of pancreas. अभी हमने देख लिया वेंट्रल बड घूमा, पीछे चला गया, डॉर्सल बड से कंबाइन हो गया, लेकिन अगर वेंट्रल बड अपनी जगह रहे, डॉर्सल बड अपनी जगह रहे, तो क्या होगा? देयर विल बी अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड अराउंड द डिओडेनम, और देन इट विल कंप्रेस द डिओडेनम. अगर एक चीज वेंट्रल है, एक डॉर्सल है, कंबाइन हो गए, रिंग बन गया, so it will be compressing. That ring is known as annular pancreas, and it will give rise, it may lead to duodenal
stenosis. So annular pancreas is a developmental anomaly and it can give rise to duodenal stenosis, accelerated development of islets leading to increased birth weight of the fetus or macrosomia. This we have discussed. Then third anomaly is the accessory pancreatic tissue. यहाँ पे ये जो pancreas is an exocrine gland, तो both exocrine और endocrine part may be found somewhere else also. Somewhere else कहाँ हो सकता है कि गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट में पैनक्रियाज से हटके कुछ थोड़ा सा टिश्यू मिल गया, या डिओडेनम के अराउंड और भी कहीं मिल सकता है. सो दैट इज अ डेवलपमेंटल अनोमली. सो एक्सेसरी पैनक्रियाटिक टिश्यू कैन बी फाउंड समवेयर एल्स. इट मे लीड टू सिम्टम्स और इट मे नॉट लीड टू एनी सिम्टम्स. बट of course these three anomalies, they are associated with the development of pancreas. Now coming to the development of spleen. So spleen, as you know, it is in the relation of the stomach, and it is located on which half of the body, on right side or left side? Spleen is located on the left side. Is it present in front of the stomach or behind the stomach? Behind the stomach, somewhat laterally, है ना. Splenic artery is just behind the stomach and spleen is present somewhat laterally. So spleen develops in the dorsal mesogastrium attached to stomach. बेसिक हमें पहले साइट पता होने चाहिए कि कहाँ डेवलप हो रहा है. So spleen develops by the condensation of mesenchymal cells, that means the connective tissue cells in dorsal mesogastrium, and then it develops in the 5th week of intrauterine life. In the fetal life, it functions as a major hemopoietic organ. Formation of RBCs is done by the spleen. In the fetal life, you know, liver and spleen both are hemopoietic organ during fetal life. After birth, this function is taken up by the bone marrow. So before birth, spleen and liver both are the hemopoietic organs. So you can see the development of the spleen. यहाँ पे अगर हम transverse section लेते हैं GIT का, तो सामने की तरफ या close to the anterior abdominal wall, this is liver. Liver is connected to this is liver, this is stomach. Spleen is developing in the dorsal mesogastrium. Then this is the vertebra. So this is the posterior side, this is the anterior side. What is present behind the peritoneum? ये red color के behind the retroperitoneal organs क्या है? Kidneys. So kidneys, you know, they are present close to the posterior abdominal wall, and then you can see these are the pancreas जो पहले intraperitoneal है और बाद में they will also become retroperitoneal. Then you can see spleen and the stomach. So stomach, behind the stomach, spleen is developing in the dorsal mesogastrium, which is attaching the posterior wall of the stomach with the posterior abdominal wall. और अगर हम you can see स्प्लीन के स्टमक के पीछे जो डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम है उसी में स्प्लीन डेवलप हो रहा है, एंड स्प्लीन यू कैन सी इट इज कनेक्टेड टू दी स्टमक. अगर हम देखें तो बाद में इट विल गिव राइज टू अ लिगामेंट. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द लिगामेंट विच स्प्लीन एंड स्टमक? Gastrosplenic ligament. So anterior component of the dorsal mesogastrium will give rise to the gastrosplenic ligament. Then spleen is connected to the diaphragm or to the kidney by, that means to the posterior spleen is connected to the kidneys by lienorenal ligament. So the portion of the mesogastrium which is behind the spleen, it will give rise to lienorenal ligament. So this way spleen is developing behind the stomach in the dorsal mesogastrium. Of course with the rotation of the stomach और spleen के बीच में one thing will be coming, this is the lesser sac, because rotation of the stomach has occurred. तो जो बिल्कुल पीछे दिख रहा था stomach के पीछे, stomach का rotation हुआ, तो इसके according spleen भी कहाँ चली गई? It is more towards the left side and a lesser sac is formed by the peritoneum. So again you can see this is liver, this is stomach, then
the gastrosplenic ligament and the lienorenal ligament which is present behind the spleen. So the spleen develops in the dorsal mesogastrium. It appears first as a number of lobules. यहाँ पे पहले छोटे छोटे lobules बनेंगे. Then these lobules will be combining and then lobules will give rise to the spleen. Superior border of the spleen is notched, but the inferior border is not notched. You have seen the spleen in DH also. तो वो जो lobulated development है spleen का, that is seen in the form of notched appearance at the superior border. So that is why these lobules, they will give rise to the notched border. So notch over the spleen shows the lobulated development of the spleen. Dorsal mesogastrium will give rise to gastrosplenic ligament in front. यहाँ पे देख लो, ये जो सामने वाला ligament है which is connecting the spleen with the stomach is the gastrosplenic ligament, and this ligament which is connecting the spleen with the kidneys or with the posterior abdominal wall, this is the lienorenal ligament. So this way spleen has developed. Then जैसे accessory pancreatic tissue कहीं भी मिल सकता था, ऐसे accessory spleen can be found anywhere inside the GIT. कहाँ कहाँ मिल सकता है? Within the gastrosplenic ligament, lienorenal ligament. Rarely in the left spermatic cord it can be seen. Then broad ligament of uterus. All these are basically derived from the mesentery, from the peritoneum. तो जैसे ये क्योंकि पूरा continuous ही है peritoneum, so accessory splenic tissue can be found. It can lead to symptoms or it may not lead to any symptom. So this was about the development of the spleen. So अगर हम कुछ words में बोले तो spleen कहाँ develop हो रहा है? Dorsal mesogastrium में in the form of lobules. So there is a lobulated development of the spleen. Now coming to the derivatives of the midgut. ये दोनों structures pancreas जो है that is at the junction of foregut and midgut, क्योंकि second part of duodenum में इसका duct open हो रहा था, तो foregut के साथ में discuss करा. foregut का ही derivative count होता है. मतलब अब हम किस में आ रहे हैं? midgut में. मिडगट मुझे बताओ, इसमें एक पिक्यूलैरिटी है जो बाकी के दोनों पार्ट्स में नहीं है. इज मिडगट कनेक्टेड टू दी यॉर्क सैक इन फ्रंट? यस और नो? यस, इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प विटेलो इंटेस्टिनल डक्ट. और कोई भी फोरगट या हाइंडगट जो है नॉट कनेक्टेड टू दी एक्सटीरियर. These are the derivatives of the midgut जो हमने शुरू में डिस्कस करा. क्या क्या बनाना है अब? caudal part of duodenum, jejunum, ileum, cecum, appendix, ascending colon, proximal part of transverse colon. Artery of the midgut is the superior mesenteric artery. What is the artery of foregut? Celiac trunk. And what is the artery of hindgut? Inferior mesenteric artery. अब मिडगट की डेवलपमेंट में ना बहुत सारी चीजें जो हैं वो होती हैं, वो एक बार देख लो कि कैसे डेवलप हो रहा है. सबसे पहले ये स्ट्रेट ट्यूब है, इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है? मिडगट है, क्योंकि डेवलपमेंट के टाइम में पहले स्ट्रेट है. तो orange color portion is the proximal end of the midgut and this white color portion is the distal end of the midgut. तो ये अगर proximal end है तो ये क्या बनाएगा? यहाँ पहला स्ट्रक्चर क्या होगा? duodenum, distal part of duodenum, jejunum, ileum. अब ये ध्यान रख लो कि ये फोल्ड हो जाएगा ऐसे दो लिम्स में. तो जब ये फोल्ड हुआ, मिडगट ऐसा वाला जब फोल्ड हुआ तो इसमें दो लिम्स बन गए. तो दिस इज द प्रॉक्सिमल लिम्ब या दिस इज द सिफेलिक लिम्ब एंड व्हाइट कलर्ड वन इज द कॉर्डल लिम्ब. तो सिफेलिक लिम्ब विल गिव राइज टू सेकेंड पार्ट ऑफ द डिओडेनम, जेजुनम, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ इलियम. इलियम का डिस्टल पार्ट, उसके बाद व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर से और क्या बनेगा इलियम के अलावा? इलियम के डिस्टल पार्ट के अलावा सीकम और असेंडिंग कोलोन, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन. मतलब ऑरेंज कलर के स्ट्रक्चर से बन रहा है डिओडेनम, जेजुनम, इलियम का कुछ पार्ट और इलियम का दूसरा पार्ट दूसरे लिम्ब से बनेगा.
So at the time of 6 weeks, this gut goes out of the body of the embryo. क्योंकि बॉडी जो है, एब्डोमिनल वॉल जो है वो छोटा है, और तुम्हें पता है स्मॉल इंटेस्टीन की लेंथ कितनी होती है, 6 मीटर. सो इट इज क्वाइट लार्ज. लार्ज इंटेस्टीन की 1.5 मीटर. ये जल्दी जल्दी डेवलप हो जाता है. So there occurs a physiological umbilical hernia at the age of 6 weeks, and this gut tube, it goes out of the body of the embryo. ठीक है. उसके बाद में 10 weeks में ये वापस लिवर वगैरह थोड़े थोड़े बन चुके हैं. It will come inside and that thing is resolved. मतलब 10 weeks तक ये वापस आ जाता है. अगर मान लो ये नहीं आता है तो देयर कैन बी कंजेनाइटल ऑल्सो, कंजेनाइटल हर्निया ऑफ द इंटेस्टीन ऑल्सो. अब एक बार पहले पीपीटी में देख लो कि हमने क्या क्या बना दिया है. तो उसके बाद देयर अकर्स रोटेशन ऑल्सो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द मिडगट. सो नाउ हेयर यू कैन सी ये जो येलो कलर्ड पोर्शन है ये क्या है, येलो कलर का क्या है, एंडोडर्म है. दिस इज द जीआई ट्यूब और द एंडोडर्मल ट्यूब फ्रॉम विच, इसी को हमने डिवाइड करा है किसमें, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट में. नाउ हेयर यू कैन सी द पोर्शन ऑफ द गट विच वी कॉल एज मिडगट एंड विच इज कनेक्टेड टू द यॉक सैक विद अ डक्ट दैट इज नोन एज विटेलो इंटेस्टिनल डक्ट. अब यहाँ पर देखो इस वाले रीजन में यही मिडगट जो है इट इज गोइंग आउटसाइड टुवर्ड्स द अम्बिलिकस एंड इट इज फोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ टू लिम्स, द cephalic limb and the caudal limb. Then now here you can see this is the picture of the fetus. It is connected to the placenta with the help of a cord. This cord is what? अम्बिलिकल कॉर्ड. सो अम्बिलिकल कॉर्ड से ये कनेक्टेड है. इसके साथ में ये एक बल्ज दिख रहा है. दिस बल्ज इज एक्चुअली दी अम्बिलिकल हर्निया एंड फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया अकर्स बिटवीन द एज ऑफ 6 to 10 weeks. 6 weeks में शुरू होगा और 10 weeks तक ये जो कॉर्ड है वो वापस बॉडी में आ जाएगी. सो if somebody takes the transverse section of the cord at between 6 to 10 weeks, तो उसको अम्बिलिकल कॉर्ड में और क्या क्या दिखेगा, अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरी, एलेंटॉइस. देयर आर 2 अम्बिलिकल आर्टरीज, 1 अम्बिलिकल वेन. along with that intestine के जो contents हैं they will be also seen outside from the opening of the umbilical cord. So this we take the transverse section between 6 to 10 weeks. So these structures will be seen. Now this midgut it forms a U-shaped loop and in total जो अभी हमने देखा था ये जो U-shaped loop बना था it goes a total 270 degree rotation for the structures जो अभी हमें पोजीशन दिखती है. मतलब गट ट्यूब हमें कैसा दिखता है, स्मॉल इंटेस्टीन अंदर है और उसको सराउंड कौन कर रहा है, लार्ज इंटेस्टीन. तो उन सभी की जो अभी पोजीशन है स्ट्रेट गट ट्यूब को चेंज होने में तो टोटल रोटेशन मिडगट में कितना होता है 270 डिग्री. दैट आई विल शो यू हाउ इट रोटेट्स. And physiological umbilical hernia occurs. So cranial limb of the midgut it is giving rise to duodenum, the rest of the duodenum, the jejunum and the upper part of ileum. And caudal limb of the midgut it gives rise to cecum, the lower part of the ileum, ascending colon and right 2/3 of the transverse colon. तो इस तरह से दोनों limbs में से ये जो structures हैं वो develop हो रहे हैं. तो अब टोटल कितना रोटेशन होना है इसमें 270 डिग्री. 270 डिग्री कैसे रोटेट होएगा, अभी ये वाले प्लेन में है, ठीक है, एक सेफेलिक लिम्ब है और दूसरा कॉर्डल लिम्ब है. पहला रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, स्टमक की तरह है, ये पहला रोटेशन हुआ. तो स्मॉल इंटेस्टीन किस तरफ आ गया, मेरे राइट साइड में, और लार्ज इंटेस्टीन किस तरफ आ गया, लेफ्ट साइड में. अब मुझे यहां से देखकर बताओ अगर ये इलियम है ये सीकम है, इसी के कंटिन्यूएशन में होगा इलियम सीकम, तो क्या ये लेफ्ट साइड में होना चाहिए, नहीं, इट शुड बी ऑन द राइट साइड. सो इलियम दिस वाज 90 डिग्री रोटेशन, अगेन अ 180 डिग्री रोटेशन अकर्स
and the cecum it goes towards the right side. अब इस तो टोटल कितना हो गया, 180 प्लस 90 इज 270. अब इतना सब होना भी मतलब ये आसान नहीं है, इसमें और क्या क्या हो रहा है. First, the cecum comes in the upper part of the abdomen. It lies below the liver. तो सब hepatic cecum होता है पहले, then it goes downwards and reaches to the right iliac fossa. So this way midgut it rotates 270 degree during the development. और ये हो कब रहा है? This rotation is occurring. The first 90 degree is occurring when the limb is going outwards, and rest 180 degree is occurring when the limb is coming backwards to the intestine. So total 270 degree rotation. Now you can see in the PPT also, this is the cranial limb, this is the caudal limb, and then this midgut is connected through the vitello-intestinal duct. It is connected to yolk sac. Here you can see इस वाले plane में है, पहला 90 degree rotation हुआ, cecum has gone towards the left side. Then again 90 degrees cecum is coming upwards and it will be lying below the liver. And then again 90 degree or a total of 180 degree, the cecum will be coming downwards and it will be reaching to the right iliac fossa. So a total 270 degree rotation in the midgut, it leads to the development of the different viscera. So during herniation, that means around 6 weeks 90 degree rotation हो रहा है, and the rest of 180 degree is occurring when the loop is coming backwards. So during the 10th week, the herniated loops they come back to the intestine. अब इतना complicated है इसका development, so that means that there are more chances of anomalies or more congenital anomalies, or many congenital anomalies they are associated with the development of the midgut. क्योंकि herniate भी हो रहा है, elongate भी हो रहा है साथ में, तो और फिर वापस भी आना है उसको, कुछ भी रोटेशन अगर इधर उधर हुआ तो देयर विल बी चांसेस ऑफ द कंजेनाइटल अनोमलीज. सो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी ये जो प्रॉक्सिमल लिम्ब है इसके अंदर देयर इज वन मोर फिनोमिनन विच इज अकरिंग, दैट इज नोन एज कॉइलिंग. You know that small intestine is larger than large intestine. So that means coiling phenomenon or more number of coils or coiling occurs only in the proximal limb. It doesn't occur in the distal limb. ये भी हो रहा है hernia के साथ में. Then you can see cecum, it is lying below the liver, subhepatic cecum, then it will come downwards and it will reach to the right iliac fossa, and a bud for the appendix will be arising, that will be giving rise to the appendix. And finally this is the position, this is the ascending colon, the jejunum, ileum is connected to the cecum, and then transverse colon and the descending colon. Now along with these structures there occurs fixation of the intestines also. Fixation of the intestines, कौन सा part जो है colons में से which loses its mesentery? Does transverse colon loses mesentery or ascending or descending colon lose their mesentery? Ascending and descending colon, when they come in contact with the posterior abdominal wall, they lose their mesentery. This is known as the fixation of intestine. So transverse colon has its mesentery which is known as transverse mesocolon. So transverse mesocolon is mobile, it retains its mesentery, and ascending and descending colon they are fixed, they lose their mesentery during development. Now coming to the clinical considerations of the development of midgut, ki what anomalies are associated with the development of midgut. So first anomaly is omphalocele. Omphalocele, ileal diverticulum or Meckel's diverticulum, non-rotation of the midgut, volvulus, gastroschisis, intestinal stenosis, intestinal atresia can occur, then subhepatic cecum and appendix. जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे that is omphalocele and gastroschisis. Omphalocele is equivalent to the congenital
umbilical hernia. That means कि intestine बाहर गया and then it is covered by the amniotic membrane there. हमने पिक्चर में देखा था वो intestinal loop डायरेक्ट नहीं दिख, amniotic membrane से covered दिख रहे थे. So that condition is known as ओम्फैलोसील. अगर उस intestine के ऊपर amniotic membrane से वो covered नहीं हो और umbilical as it is ही पड़ा रहे, वापस नहीं आए, then that condition is known as gastroschisis. So we can, even intestine can herniate, the stomach can herniate, that is there. But in दोनों में basic difference क्या है कि herniated loop, if it is covered by an amniotic membrane, then that is omphalocele. If it is not covered by any wall and the loops are lying open, then that is gastroschisis. Then the rest of the things. So cecum and appendix also develop. This is omphalocele. You can see the intestinal loops. They are lying inside the amniotic membrane covered by a wall. So this is omphalocele. So failure of the intestine to return to the abdominal cavity at 10th week, जो उसे वापस आ जाना चाहिए था वो नहीं आएगा. So and then it is covered by amniotic membrane also, then that is omphalocele. Now non-rotation of the gut can also occur. ये जो 270 degree है वो होगा ही नहीं. No rotation, caudal limb enters first. So small intestine comes to lie on the right side. मतलब एक rotation हुआ या नहीं भी हुआ तो स्मॉल इंटेस्टीन पहले कहाँ था, एक तो हुआ, क्योंकि राइट और लेफ्ट हम तभी बता सकते हैं कि 90 डिग्री हो जाए. तो पहले स्मॉल इंटेस्टीन राइट साइड में ही था, अगर वो राइट साइड में परसिस्ट कर गया then that condition is non-rotation. Then mixed rotation and volvulus is failure of the final 90 degree rotation. The cecum will be lying just inferior to the stomach, that is also known as subhepatic cecum, and it is fixed to the posterior abdominal wall. रोटेशन तुम्हें समझ आता है. वॉल्वुलस क्या है? वॉल्वुलस is actually twisting of the intestines. So if there occurs twisting of the intestines, there might occur ischemia also, obstruction also. So that condition is actually volvulus. मतलब they will be twisted. Then reversed rotation can also occur. Anti-clockwise rotate होने की जगह कहाँ rotate हो गए, clockwise अगर rotation हो जाता है, then that is the reverse rotation. So transverse colon lies anteriorly and duodenum lies behind. अगर reverse rotation हो जाएगा तो duodenum will be coming in front and transverse colon will be lying behind. Then subhepatic cecum is also an anomaly. ये cecum जो पहले liver के नीचे आ गया था, it will not be coming to the right iliac fossa. Then internal hernias can also occur. Intestinal loop is coming inside. Then some of the loop might leave its position and it might come out of the mesentery. Then that is internal hernia, can also be associated with a midgut malrotation. Then midgut volvulus is mesentery fails to undergo the normal fixation. So that is midgut volvulus. It will lead to actually the coiling of the intestines. Next anomaly is ileal diverticulum. This ileal diverticulum is a common anomaly. ये क्यों बन रहा है? Because midgut is connected to the yolk sac through a duct. That duct is known as vitello-intestinal duct. So this duct actually it obliterates after birth. So it doesn't remain. अगर वो डक्ट जो है वो ओपन रह जाए या उसका जो कोई पार्ट अगर ओपन रह जाए, तो इट में लीड टू ओम्फेलो एंटेरिक फिस्टुला. सो दैट मीन्स अम्बलाइकस पे क्या होगा, एक ओपनिंग बन जाएगी. एंटेरिक मीन्स इंटेस्टीन, ओम्फेलो इज the umbilical portion. अगर दोनों साइड कनेक्टेड है, that means that opening is connected to the exterior at the umbilicus and then it is connected to the intestine also. So it may lead to omphalloenteric fistula. It may lead to vitelline cyst also. दोनों साइड से closed है लेकिन एक swelling बन गया है उस vitellointestinal duct में. So that is known as vitelline cyst.
Then the umbilical sinus can also occur. That means the vitellointestinal duct is only open at the exterior, but it is not connected to the intestine inside. Intestine की wall में अंदर inside वो open नहीं हो रही है, सिर्फ कहाँ पे open हो रही है? umbilicus से बाहर की तरफ. That means those kind of openings, yeah, I can say a pathway or a route which is open at both the ends is a fistula, and the one which is open at only one end is a sinus. So umbilical sinus can occur, omphalloenteric fistula can occur. Then a fibrous cord-like structure, it may undergo twisting also. So that is known as volvulus of diverticulum. वही जो vitellointestinal duct है उसी की twisting हो गई, तो that is its volvulus. Then it can be converted, the vitelline artery can, it will be converted into a fibrous cord-like structure. So this was about the development of spleen, pancreas and the midgut.